नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। यह क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 2 का वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले हमने मुख तथा ग्रसनी तक का जो है कवर किया था। आज हम ग्रास नली से शुरुआत करेंगे। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों क्लास 10th साइंस के RBSC बोर्ड की जो किताब है उसके जो साइंस का सिलेबस है उसके नोट्स आप घर बैठे बना सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ग्रास नली यह एक सक्रिय पेशीय नाली होती है जो नली होती है जो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ग्रसनी के निचले भाग से प्रारंभ होकर ग्रीवा तथा वक्ष स्थल से होते हुए मध्यपट से निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करती है। इसका मुख्य काम भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक पहुंचाना है। तो आप सभी लिखेंगे कि ग्रास नली एक सक्रिय पेशीय नली होती है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है तथा ये ग्रीवा तथा वक्ष स्थल से होते हुए मध्यपट से निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करती है। और आगे लिखेंगे इसमें ग्रास नली का मुख्य काम भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक पहुंचाना होता है। ये सब आप अपने नोट्स में लिखेंगे। मुख्य काम जरूर लिखेंगे। मुख्य काम जो है मुख गुहा से अमाशय तक पहुंचाना है भोजन को। जो भी हम ग्रहण करेंगे उसको अमाशय तक पहुंचाना ग्रास नली का काम होता है। अब देखेंगे ग्रास नली में कुछ श्लेष्मा ग्रंथियां मिलती है। इन ग्रंथियों से स्रावित श्लेष्म भोजन को लसदार बनाता है। ग्रास नली में उपस्थित भित्तियां भोजन को एक प्रकार से की गति क्रमानुकंचन गति प्रदान करती है जिसके माध्यम से भोजन अमाशय तक पहुंचता है। ग्रास नली के शीर्ष पर उत्तकों का एक पल्ला होता है। यह पल्ला घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहलाता है। अब आप नोट्स में लिखेंगे ग्रास नली के शीर्ष पर उत्तकों का एक पल्ला होता है। यह पल्ला घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिक्स कहलाता है। ये लिखेंगे आप नोट्स में, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है, एपिग्लोटिस, जिसे घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहते हैं। भोजन निगलने के दौरान यह पल्ला बंद हो जाता है तथा भोजन श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। अब एपिग्लोटिस का जो कार्य क्या है कि भोजन निगलने के बाद बंद हो जाता है तथा श्वास नली में प्रवेश को रोकता है। एपिग्लोटिस का कार्य क्या है? ग्रास नली से जो भोजन है उसको श्वास नली में जाने से रोकता है। अब भोजन जो है ग्रास नली के द्वारा अमाशय तक पहुंच गया। तो अगला जो हमारा ये है टॉपिक वो है अमाशय, जिसे हम स्टोमक भी कहते हैं। आहार नाल का ग्रास नली से आगे का भाग अमाशय है। यह एक जे आकार की संरचना है जो ग्रास नली व ग्रहणी के मध्य तथा उदर गुहा के बाएं हिस्से तथा मध्यपट के बीच में स्थित होती है। जैसा कि आपने चित्र में देख लिया है कि अमाशय जो है एक जे आकार की संरचना होती है तथा ये मध्यपट के पीछे स्थित होता है बाएं हिस्से में, ठीक है। यह एक लचीला अंग है जो 1 से 3 लीटर के आहार धारित कर सकता है। अमाशय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो अमाशय के बारे में आप नोट्स बुक में लिखेंगे। यह एक पेशीय जे आकार की संरचना होती है, ठीक है, जो कि मध्य थट उदर गुहा के बाएं हिस्से तथा मध्यपट के पीछे स्थित होता है। यह एक लचीला अंग है और इसकी धारिता या आयतन 3 लीटर तक के आहार 1 से 3 लीटर तक के आहार को धारित करने की हो सकती है। मतलब इसका आयतन
1 लीटर से 3 लीटर के मध्य हो सकता है और यह 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला भाग है इसका कार्डियक या जठरागम भाग। यह भाग ये बायां बड़ा भाग है जहाँ से ग्रसिका अमाशय में प्रविष्ट होती है। जठर निर्गमी भाग, तो पहला कार्डियक या जठरागम भाग, दूसरा जठर निर्गमी भाग और तीसरा फंडिस भाग। तो कार्डियक या जठरागम भाग ये बायां बड़ा भाग है जहाँ ग्रसिका अमाशय में प्रवेश करती है। ठीक है। दूसरा जठर निर्गमी, ये अमाशय का दाहिना छोटा भाग है जहाँ से अमाशय छोटी आंत से जुड़ता है। और फंडिस, यह उपरोक्त वर्णित दोनों भागों के मध्य की संरचना होती है। तो वैसे ये आपको 3 भाग ध्यान रखने हैं कि 3 कौन कौन से भाग होते हैं और इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कार्डियक जो है बायां बड़ा होता है और जठर निर्गमी दाहिना छोटा भाग होता है और फंडिस दोनों के बीच का होता है। अगला है हमारे पास अमाशय में 2 अवरोधिनी या संकोचक पेशियां पाई जाती है। ये दोनों पेशियां अमाशय की सामग्री को अंतर्विष्ट करती है। अब 2 अवरोधिनी जो पाई जाती है इनके बारे में हम देखने जा रहे हैं। ग्रास नलिका अवरोधिनी कार्डियक और लोअर एसोफेगियल स्पिनेक्टर, यह ग्रसिका और अमाशय को विभाजित करती है। अमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रसनी में जाने से रोकती है। तो ग्रास नलिका अवरोधनी का जो काम है वो दोस्तों हम देख लेते हैं यहाँ पर। यह ग्रसिका व अमाशय को विभाजित करती है। ग्रसिका और अमाशय को विभाजित कौन करती है? ग्रास नलिका अवरोधनी। और ठीक है, तो ग्रास नलिका अवरोधनी ये ग्रसिका व अमाशय को विभाजित करती है और अमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रसनी में जाने से रोकती है। तो इसके बाद जो है अब वो है हमारे पास दूसरा जठर निर्गमनीय अवरोधनी। अमाशय व छोटी आंत को विभाजित करती है तथा अमाशय से छोटी आंत में भोजन के निकास को नियंत्रित करती है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि अमाशय में जो भोजन है वो उसको 2 से 3 घंटे तक रहना पड़ता है। उसके बाद फिर ये छोटी आंत के लिए निकलता है वहाँ से। तो जो उसको नियंत्रित करती है, नियंत्रण करने का कार्य जो है वो जठर निर्गमनीय अवरोधनी का कार्य होता है। इसके बाद भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। तो आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो छोटी आंत के बारे में हम देखने जा रहे हैं, तो डालेंगे, आप भी नोट्स में लिखेंगे छोटी आंत टॉपिक। छोटी आंत पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है जो अमाशय से जठर निर्गमनीय भाग से शुरू होकर बड़ी आंत पर पूर्ण होती है। दोस्तों इससे पहले हमने बताया कि जो अमाशय से जो भोजन निकलता है उसका नियंत्रण कौन करता है? जठर निर्गमनीय भाग। मानव में इसकी लंबाई 7 मीटर होती है। ये लंबाई भी आपको लिखनी है नोट्स में, इसकी लंबाई 7 मीटर होती है। आहार नाल के इस अंग द्वारा ही भोजन का सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, छोटी आंत के द्वारा ही भोजन का सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण होता है। अब छोटी आंत के जो भाग है वो 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो आप भी लिखेंगे छोटी आंत को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। तो अब इनके जो भाग है उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला भाग है ग्रहणी। अमाशय से जुड़ा हुआ ये छोटी आंत का पहला तथा सबसे छोटा भाग है जो भोजन को रासायनिक पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ग्रहणी, आपको ध्यान रखना है कि छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कौन सा है? ग्रहणी होता है,
जो कि अब छोटे आंत में भोजन कहाँ से आता है? अमाशय से। तो ये किससे जुड़ा रहेगा? अमाशय से जुड़ा रहेगा। अगला है अग्र शुद्रांत। इसमें आप लिख लीजिएगा कि अमाशय से जुड़ा हुआ छोटे आंत का पहला तथा सबसे छोटा भाग होता है और इसमें रासायनिक पाचन एंजाइमों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंजाइमों द्वारा पाचन होता है छोटी आंत में। अगला है अग्र शुद्रांत। यह छोटी आंत का मध्य भाग होता है। अब ग्रहणी के बाद भोजन कहाँ आता है? छोटी आंत के ही दूसरे भाग अग्र शुद्रांत पर। यहाँ ग्रहणी में पाचित आहार रस का अवशोषण किया जाता है। पाचित आहार का रसावशोषण यानी कि रस का अवशोषण किया जाता है। मुख्य अवशोषण का कार्य विशेष प्रकार की कोशिकाएं, जिन्हें आंत्र कोशिकाएं भी कहा जाता है, के द्वारा संपादित किया जाता है। तो इसमें आप लिख लीजिएगा छोटी आंत का मध्य भाग, जिसे अग्र शुद्रांत के नाम से जाना जाता है, पाचित आहार का रस अवशोषण किया जाता है और अवशोषण का कार्य विशेष प्रकार की कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जिन्हें आंत्र कोशिकाएं कहा जाता है। आंत्र कोशिकाएं बहुत सी बार पूछ भी लेता है, आंत्र कोशिकाएं किन्हें कहा जाता है? तो आंत्र कोशिकाओं किन्हें कहा जाता है? उनका जवाब होगा छोटी आंत के मध्य भाग अग्र शुद्रांत में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो कि अवशोषण का कार्य करती हैं, उन्हें आंत्र कोशिकाएं कहा जाता है। अगला है शुद्रांत। यह छोटी आंत का अंतिम भाग होगा। अंतिम भाग है जो बड़ी आंत में खुलता है। अब छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ के लिए निकलता है? बड़ी आंत के लिए निकलता है। तो छोटी आंत का अंतिम भाग और बड़ी आंत में खुलता है, या इसके बाद बड़ी आंत शुरू हो जाती है, ऐसा मान सकते हैं हम। यह भाग उन पोषक तत्वों को, विशेष रूप से पित्त, लवण और विटामिनों का अवशोषण करता है जो अग्र शुद्रांत में अवशोषित नहीं हो पाते हैं। जो अग्र शुद्रांत में अवशोषित नहीं हो पाए, उनका अवशोषण अब कहाँ होता है? शुद्रांत में। ठीक है, तो शुद्रांत डालकर आप क्या लिखेंगे? छोटी आंत का अंतिम भाग जो बड़ी आंत में खुलता है तथा इसमें उन पोषक तत्वों का अवशोषण होता है जो अग्र शुद्रांत में अवशोषित नहीं हो पाते हैं। विशेषतः इसमें विटामिनों व पित्त लवण का अवशोषण होता है। ये सब आप नोट्स में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आती है बड़ी आंत। बड़ी आंत अब शुरुआत कहाँ से होती है? शुद्रांत के बाद से बड़ी आंत की शुरुआत होती है हमारे पास। शुद्रांत के आगे बड़ी आंत से जुड़ा शुद्रांत आगे बड़ी आंत से जुड़ा हुआ रहती है। यहाँ कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु छोटी आंत में शेष बचे अपाचित भोजन का किण्वन क्रिया द्वारा सरलीकृत कर पाचन में मदद करते हैं। अब बड़ी आंत में पाचन कैसे होता है? किण्वन क्रिया द्वारा। तो ये इम्पोर्टेंट लिखना है आपको कि बड़ी आंत में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो कि छोटी आंत से शेष बचे अपाचित भोजन को किण्वन क्रिया द्वारा पाचन सरलीकृत कर पाचन करते हैं। बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल व खनिज लवणों का अवशोषण तथा अपाचित भोजन को मलद्वार में उत्सर्जित करना है। मनुष्यों में बड़ी आंत को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। अब बड़ी आंत में लिखेंगे आप, बड़ी आंत में इसका कार्य जो लिखेंगे, जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना बड़ी आंत का मुख्य कार्य है। अब इसके जो भागों के बारे में हम इसके भाग देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला भाग है अधांत्र अथवा अंधनाल। तो यह भाग शुद्रांत से जुड़ा होता है। तो छोटी आंत खत्म होती है शुद्रांत में और बड़ी आंत शुरू होती है शुद्रांत के खत्म होने के बाद से। तो शुद्रांत से जुड़ी हुई रहती है और बड़ी आंत शुरू होती है अधांत्र से। तो ये अधांत्र भाग कहाँ से जुड़ा रहेगा? शुद्रांत से। शुद्रांत जो है छोटी आंत का अंतिम और बड़ी आंत का जो फर्स्ट भाग है वो है अधांत्र। तो शुद्रांत से जुड़ा रहता है ये अधांत्र। छोटी आंत खत्म होगी फिर बड़ी आंत शुरू होगी। तो छोटी आंत का अंतिम
शुद्रांत्र और बड़ी आंत का प्रथम अधांत्र दोनों क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। यहाँ शुद्रांत से आने वाले पाचित भोजन यानी आहार का रस का अवशोषण होता है तथा शेष बचे अपशिष्ट को आगे बृहदांत्र में पहुंचा दिया जाता है। अंधनाल के प्रथम भाग, ठीक है दोस्तों, तो ये अधांत्र में लिखेंगे आप, यह शुद्रांत से जुड़ा हुआ रहता है और शुद्रांत से आने वाले भोजन का ही क्या होगा, यहाँ पर रसावशोषण होगा और फिर रसावशोषण होने के बाद उसे कहाँ पहुँचा दिया जाएगा, आगे बृहदांत्र में पहुँचा दिया जाएगा। अंधनाल के प्रथम भाग जो कि शुद्रांत से जुड़ा हुआ होता है, थोड़ा नीचे भीतर की ओर 4-5 इंच लंबी नलिका के आकार का अंग निकला रहता है। इसे कृमि रूप परिशेषिका यानी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा भाग है बृहदांत्र, इसके बारे में हम देखेंगे। आहार नाल में बड़ी आंत का अधांत्र के आगे वाला भाग बृहदांत्र होता है, बृहदांत्र कहलाता है। यह उल्टे यू आकार की करीब 1.3 मीटर लंबी की नलिका होती है। बृहदांत्र 4 भागों में विभक्त होता है। अब बृहदांत्र भी क्या होता है, 4 भागों में विभक्त होता है। सबसे पहले बृहदांत्र क्या है, बड़ी आंत का अधांत्र के आगे वाला भाग क्या कहलाता है, बृहदांत्र कहलाता है तथा इसका आकार कौन से यू आकार का होता है, यह उल्टे यू आकार का होता है और इसकी लंबाई 1.3 मीटर लंबी होती है। अब इसके 4 भाग है जो देख लेते हैं। आरोही बृहदांत्र करीब 15 सेंटीमीटर लंबा और अनुप्रस्थ बृहदांत्र करीब 50 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है और अवरोही बृहदांत्र करीब 25 सेंटीमीटर और सिग्माकार बृहदांत्र करीब 40 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। इसके बाद बड़ी आंत यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। सॉरी, 1 मिनट। अभी मलाशय जो है, मलाशय के बारे में देखेंगे अभी हम। मलाशय आहार नाल का अंतिम भाग होता है। मलाशय जो है आहार नाल का अंतिम भाग होता है। ये करीब 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। मलाशय के अंतिम 3 सेंटीमीटर वाले भाग को गुदानाल कहा जाता है। मलाशय के बारे में देखने जा रहे हैं दोस्तों। मलाशय आहार नाल का अंतिम भाग होता है। यह करीब 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। मलाशय के अंतिम 3 सेमी वाले भाग को गुदानाल कहा जाता है। गुदानाल मलद्वार के रास्ते बाहर खुलता है। मलद्वार पर आकर आहार नाल समाप्त हो जाती है। गुदानाल में 2 संवर्णी बही तथा अंतर संवर्णी पाए जाते हैं। पाचित आहार रस के रूप में अवशोषण के पश्चात शेष रहे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया ये संवर्णी पेशियां नियंत्रित करती है। मलाशय में भोजन के रसावशोषण के बाद जो पाचित बचता है उसे मलाशय में एकत्रित हो जाता है तथा पेशियों द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है और मलद्वार द्वारा इसे त्याग दिया जाता है। अब अगला टॉपिक है हमारा पाचन ग्रंथियाँ। पाचन ग्रंथियों में हम देखेंगे मनुष्यों में आहार नाल के अंगों में उपस्थित ग्रंथियों के अलावा 3 मुख्य पाचन ग्रंथियाँ लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय पाई जाती है। तो आहार नाल के अंगों में उपस्थित ग्रंथियों के अलावा भी 3 ग्रंथियाँ पाई जाती है, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय पाई जाती है। इनके ये आप लिखेंगे पाचन ग्रंथियाँ टॉपिक डालकर कि मनुष्य के आहार नाल जो हमने देखे अभी, उसके अलावा भी 3 प्रमुख पाचन ग्रंथियाँ पाई जाती है, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। ये 1, 2, 3 डालकर लार ग्रंथि, 2 नंबर पर यकृत और 3 नंबर पर अग्नाशय। फिर इनके बारे में आगे बढ़ने जा रहे हैं। लार ग्रंथि
यह ग्रंथि मुंह में लार उत्पन्न करती है। लार एक सीरमी तरल तथा एक चिपचिपे श्लेष्मा का मिश्रण होता है। तरल भाग भोजन को गीला करता है तथा श्लेष्मा लुब्रिकेंट के तौर पर कार्य करता है। लार का मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुख में पाचन शुरू करना तथा भोजन को चिकना व घुलनशील। तो लार ग्रंथि टॉपिक डालकर आप लिखेंगे लार कहाँ पर उत्पन्न होती है, मुंह में उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले लिखेंगे यह ग्रंथि मुंह में लार उत्पन्न करती है। लार एक सीरमी तरल तथा एक चिपचिपे श्लेष्मा का मिश्रण होता है और ये क्या है, भोजन को गीला तथा श्लेष्मा जो है लुब्रिकेंट के तौर पर कार्य करती है। अब लार के द्वारा पाचन किसका शुरू होता है, स्टार्च का मुख में पाचन शुरू होने लग जाता है तथा ये भोजन को क्या है, चिकना व घुलनशील बनाता है। चिकना व घुलनशील बनाना तथा दांतों व मुख गुहिका का जीभ की सफाई करना है। लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। अब लार ग्रंथि जो है उसके प्रकार देखने जा रहे हैं हम। लार ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। अधोजीवा ग्रंथि, कर्णपूर्व ग्रंथि और अधोजंब ग्रंथि। ये जो है मानव की 3 लार ग्रंथियाँ हैं, उनको देखा जा रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं कर्णपूर्व ग्रंथि। यह सीरमी तरल का स्राव करती है तथा गालों में पाई जाती है। तो कर्णपूर्व कहाँ पाई जाती है, गालों पर, और किसका स्राव करती है, सीरमी तरल का। दूसरी है अधोजंब व अवचिबुकीय लार ग्रंथि। यह मिश्रित ग्रंथि है। यह तरल तथा श्लेष्मिक श्रावण, इसमें क्या है, तरल व श्लेष्मिक श्रावण होता है। अगली है अधोजीवा। ये जीवा के नीचे पाई जाती है और श्लेष्मिक श्रावण करती है। तो अधोजंब और अधोजीवा तो क्या है, श्लेष्मिक श्रावण करती है तथा जो कर्णपूर्व ग्रंथि है ये सीरमी तरल का स्राव करती है तथा ये कर्णपूर्व ग्रंथि जो है गालों में पाई जाती है। ये सब आप नोटबुक में नोट करते जाइएगा। कर्णपूर्व ग्रंथि गालों में पाई जाती है, सीरमी तरल का स्राव करती है, और अधोजंब या अवचिबुकीय जो है ये मिश्रित ग्रंथि है तथा श्लेष्मिक का स्राव करती है। और अधोजीवा जो भी, ये भी जीवा के नीचे पाई जाती है और श्लेष्मिक श्रावण करती है। अगला है अग्नाशय। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। अंतःस्रावी हार्मोन इंसुलिन व ग्लूकेगोन तथा बहिस्राव अग्नाशय रस का स्रवण करती है। यह ग्रंथि यकृत ग्रसनी तथा तिल्ली से यह ग्रंथि यकृत ग्रसनी तथा तिल्ली से घिरी होती है। यह 6 से 8 इंच लंबी तथा यू आकार की होती है। अब इसका जो डायग्राम भी है हमें दिखाया हुआ है यहाँ पर। ये यकृत और अग्नाशय का जो डायग्राम है एक साथ यहाँ पर दिया हुआ है। ऊपर जो है यहाँ पर ये यकृत दिखाया हुआ है और ये यहाँ पर अग्नाशय है और ये पित्ताशय है और ये अमाशय है। इसे अमाशय के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है दोस्तों। इस ग्रंथि द्वारा स्त्रावी एंजाइम आंतों में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करती है। अब जो अग्नाशय द्वारा स्त्रावित एंजाइम है उसके द्वारा प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद होती है। इंसुलिन तथा ग्लूकेगोन हार्मोन मिलकर शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। ये आपको लिखना है नोटबुक में। इंसुलिन तथा ग्लूकेगोन हार्मोन मिलकर शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो ये डायग्राम भी आप बना लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को शेयर करें।